अच्छा जी, आज हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स अ थ्योरी पेपर। आईजी का पेपर है, एक्सटेंडेड वाला पेपर 4। ठीक है। सिमिलर होता है ओ लेवल और आईजी के पेपर्स, बस टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है। दिस पेपर इज फॉर 1 hour 15 minutes, लेकिन टोटल मार्क्स जो है इसके भी 80 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल 1.1 gives the electronic configuration of some atoms and ions A to G। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अभी आइटम्स की भी हो सकती है, आइंस की भी हो सकती है। इसमें क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट ए टू जी। ईच लेटर मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। स्टेट विच ऑफ द एटम्स और आइंस ए टू जी कुड बी अ नोबल गैस एटम। तो नोबल गैस हमारे पास वो एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हमारे पास नोबल गैस होती है, हीलियम। ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा एटम दिया हुआ नहीं है जिसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले देखने पड़ेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो आयन भी बन सकता है ना कोई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम के गिवन है, जो कि बी है हमारे पास। तो वो एटम ही होगा। अगर मैं इसको आयन कंसिडर करने की कोशिश करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे 2 + 8 10 हो जाएंगे। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस में किसी भी आयन, किसी भी स्पीशी के या किसी भी पार्टिकल के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गिवन नहीं है। तो मेरे पास जो नोबल गैस एटम होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप 6। तो ग्रुप 6 का जो एलिमेंट होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा एफ। नेक्स्ट पार्ट इज एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 14। अब एटॉमिक नंबर 14 किस तरह से काउंट करोगे? देखो, एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। यू हैव टू काउंट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल दीज एटम्स, जिसके 14 बन रहे होंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो डी में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 + 8 + 4 इज 14। इट मींस इसके पास इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 14 होंगे, और डी का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 14 होगा। सॉरी, इट्स डी। यस, 2 + 8 + 4 14 ना। पार्ट डी में कह रहे हैं एटम्स फ्रॉम द सेम ग्रुप। अब जो सेम ग्रुप के एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास ऐसे दो पार्टिकल दिए हुए हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल ई, जिनके वैलेंस शेल में दोनों के 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये दोनों ग्रुप 5 के हैं। तो एटम्स ए एंड ई आर फ्रॉम सेम ग्रुप, राइट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हेलोजन एटम। हेलोजन क्या होता है? ग्रुप 7 के एलिमेंट्स। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें वो वाला पार्टिकल ढूंढना है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके वैलेंस शेल में? एटम जी के। तो जी जो है वो एक हैलोजन एटम है हमारे पास, ग्रुप 7 का है। पार्ट एफ में कह रहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होते हैं मेटल्स। अब मेटल्स कौन कौन से ग्रुप से होते हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास पार्टिकल सी जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस ये ग्रुप 2 का है, जो कि एक मेटल होगा, और अगर ये मेटल है तो इट मस्ट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हो जाएगा एटम सी। पार्ट जी में कह रहा है स्टेबल आयन ऑफ अ ग्रुप 5 एलिमेंट। अच्छा जी, स्टेबल आयन ऑफ अ ग्रुप 5 एलिमेंट। अब इसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रुप 5 का कोई एटम है, लाइक ग्रुप 5 में नाइट्रोजन भी होता है, ग्रुप 5 में फास्फोरस भी होता है। तो आप नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो 2,5 होगी। लेकिन जब नाइट्रोजन आइन बनाता है तो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स दे मेक आइन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो नाइट्रोजन एटम जो है वो नाइट्राइड आइन बना लेगा, जो कि 2,8 हो जाएगा। इसी तरह फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,5। तो फास्फोरस एटम आइन बनाएगा तो वो फॉस्फाइड आइन बनाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। सही है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसके पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आइन बनने के बाद?
तो हमारे पास देखो, अगर कोई एटम आइन बना रहा है तो वो स्टेबिलिटी तो अचीव करेगा ना, मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आइन बनाने के बाद। तो हमें यहाँ पे जो पार्टिकल बी है उसी को चूज करना पड़ेगा। पार्टिकल बी हम पहले भी एक बार चूज कर चुके हैं नोबेल गैस के लिए। ठीक है, अब ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ईच लेटर मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। मतलब एक से ज्यादा बार भी एक एटम यूज हो सकता है। ठीक है, इफ देयर आर मोर देन वन तो आप दो लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इसने बोला हुआ है आ स्टेबल आइन। ठीक है, तो आ का मतलब है यू हैव टू जस्ट राइट वन, और एक ही मिलेगा इसमें से, एक से ज्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि किसी और पार्टिकल के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं ना, सिर्फ बी के हैं। इसलिए इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबल आइन ऑफ अ ग्रुप 5 एलिमेंट दैट हैज टू बी बी। पार्ट एच में कह रहे हैं एन एटम दैट फॉर्म्स एन आइन विद अ -2 चार्ज। -2 चार्ज कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स बनाते हैं। और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स की पहचान क्या होती है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें ऐसा पार्टिकल ढूंढना है, ऐसा एटम ढूंढना है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, पार्टिकल एफ के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ग्रुप 6 का एटम है। तो जब ये आइन बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उस पर -2 चार्ज आएगा। तो एच का आंसर क्या हो जाएगा, एफ। अगर ग्रुप 5 के जगह पार्ट जी में अगर ग्रुप 5 के जगह कोई और एलिमेंट ग्रुप लिखा हुआ होता तो भी यही आंसर होता, क्योंकि एक ही पार्टिकल ऐसा दिया हुआ है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन टू में कोबाल्ट एंड कॉपर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कॉपर हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स विद द मास नंबर 63 एंड 65। आइसोटोप्स की डेफिनेशन आपको पता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पे कॉपर के दो आइसोटोप दिए हुए हैं, कोबाल्ट हैज ओनली वन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप विद द मास नंबर 59। Now he is saying complete table 2.1 to show the number of protons, neutrons and electrons in cobalt 59 and in copper 65, और उस पे एक चार्ज भी है 2 पॉजिटिव का। तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं, इनके प्रोटॉन्स कैसे पता चलेंगे कोबाल्ट और कॉपर के, वो हम प्रोडिक टेबल से इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे। प्रोडिक टेबल में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर गिवन है 27, कॉपर का है 29। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, जो इनके मास नंबर है उससे एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे, तो कोबाल्ट क्या आ जाएगा 59 माइनस 27 दैट इज 32, और कॉपर का आ जाएगा 65 माइनस 29 दैट इज 36। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अगर तो वो एटम है। तो कोबाल्ट एटॉमिक फॉर्म में है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 27 होंगे। लेकिन जो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो एटॉमिक फॉर्म में होता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 29 होते, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं, तो उसके पास कॉपर आइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 27 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मुझे पता लग गया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, राइट। हुजैफा, लास्ट पेपर में जो हमने दो क्वेश्चन छोड़े थे, अगर वो आपने होमवर्क में नहीं करे तो होमवर्क में कर लो, और अगर उनमें प्रॉब्लम है तो फिर कमिंग क्लास में बता देना, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन कैसे निकाले, प्रोटॉन हमें प्रोडिक टेबल से देखे हमने, क्योंकि एटॉमिक प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर से हमें प्रोटॉन पता लगते हैं ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते। तो प्रोडिक टेबल में कॉपर का और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मैंने प्रोडिक्ट टेबल से देखा है, कोबाल्ट का 27 गिवन है और कॉपर का 29 गिवन है, तो यहाँ से हमने देखा। चलो हुजैफा, एक काम करते हैं अभी, ये पेपर खत्म करके जो ओ लेवल का लास्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो कर लेते हैं। ठीक है, ये पेपर ड्यूरेशन कम है इसकी, तो जल्दी हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम बचेगा तो हम वाले कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। Okay. Now he's saying table 2.1 shows the relative abundance of the two naturally occurring isotopes of copper. Calculate the relative atomic mass of copper to one decimal place.
देखो प्रोडिक टेबल में हमने ये एग्जांपल की थी क्लोरीन के लिए, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्लोरीन एटम के भी टू आइसोटोप्स होते हैं ना, वन विद द मास नंबर 35 एंड वन विद द मास नंबर 37। तो क्लोरीन की जो परसेंटेज होती है इन दोनों आइसोटोप्स की, उसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबंडेंस 75% होती है, क्लोरीन 37 की 25% होती है। ये आपको याद नहीं करनी है, ये आपको लिख के देगा, जैसे इसने कॉपर के दो आइसोटोप्स के लिए लिखी हुई है ना इस टेबल में। तो आप क्या करते हो, इन परसेंटेजेस को यूज करके एवरेज मास निकालते हो। तब यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अबंडेंसेस। किस तरह से एवरेज मास निकालोगे, अगर हम ये कॉपर के लिए करें तो कॉपर 63 वाले जो एटम्स होते हैं वो 70% होते हैं। तो इसका हम मास लेंगे 70% ऑफ कॉपर 63 प्लस 30% ऑफ कॉपर 65। तो ये इसका एवरेज मास आता है जो हम प्रोडक्ट टेबल में लिखते हैं। कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 63.6। सिमिलरली जब हमने क्लोरीन का निकाला था लेक्चर्स में, तो क्लोरीन का जब हम इस परसेंटेजेस को यूज करके निकालते हैं तो 75% ऑफ क्लोरीन 35 एंड 25% ऑफ क्लोरीन 37, तो वो आता है 35.5। टेबल में क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो 35.5 लिखा हुआ होता है। ठीक है, बताओ वन का जी पार्ट पूछ रहे हो। एन एटम दैट फॉर्म्स एन आयन विद अ टू नेगेटिव चार्ज। तो एटम एफ जो है वो ग्रुप 6 का है ना, और ग्रुप 6 का एलिमेंट जो है मुझे पता है वो टू नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो इसलिए मैंने एफ को इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे चूज तो एटम करना है। तो ग्रुप 6 का एलिमेंट कौन है, एफ है। क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब वो आइन बनाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ना। तो कह रहा है वो एटम बताओ जो कि टू नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो एटम एफ जो है वो टू नेगेटिव चार्ज बनाएगा। पार्ट जी पूछ रहे हो, स्टेबल आइन ऑफ अ ग्रुप 5 एलिमेंट। तो देखो मैंने ग्रुप 5 एलिमेंट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से चूज थोड़ी किया है इसमें। अब स्टेबल आइन क्या होगा, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई देखो एटम स्टेबिलिटी कैसे अचीव करता है, बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कुछ एटम्स होते हैं जो कि उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, ठीक है, डुप्लेट टूल हमने पढ़ा था, एक लिथियम है, ठीक है, देन बेरिलियम एंड बोरॉन। इनके अलावा तो सारे एलिमेंट्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल होते हैं ना। अब बोरॉन अगर आयन बनाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 बनेगी। ऐसा तो कोई एलिमेंट दिया हुआ नहीं है ना इसने। इसने जो है वो सारे एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं जो बोरॉन से आगे हैं। तो मतलब मुझे ऑक्टेट रूल के हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, ये देखो हमारे पास जो बी है ना, हमने जब बी को पहले पार्ट में यूज किया तो वहां पे बी जो है वो एटम था। ठीक है, अब बी यहाँ पे हमारे पास नियॉन एटम होगा जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब बी को हम एज अ आइन कंसिडर कर रहे हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट का, तो इसके पास अगर बी एटम की बात करूंगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 2,8,5 या 2, बल्कि 2,8,5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक फॉर्म में होनी चाहिए थी 2,5। तो बी जब आइन बनाएगा तो उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा और वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बी को हमने 2 बार यूज किया है, पार्ट ए में वो कुछ और है एटम है, और पार्ट जी में वो किसी और ग्रुप का एटम है। ठीक है, और वो पार्ट जी में उसको हम एज अ आइन कंसिडर कर रहे हैं। बी जो है वो आइन है, एटम नहीं है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना कि अगर हमने बी को पर एक एटम हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो नियॉन था, तो वो बाकी क्वेश्चंस के लिए भी नियॉन रहेगा, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे इसको आपने आंसर जो है ना वो 1 डेसिमल प्लेस पे लिखना है, तो हमने इसलिए 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन गिवन है, सही है। दूसरा, अगर लिखा हुआ होगा कि यू हैव टू राइट द आंसर टू 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके हिसाब से करोगे, क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सच एज कॉपर एंड कोबाल्ट इज दैट दे आर हार्ड।
कॉपर एंड कोबाल्ट बोथ आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अदर मेटल्स सच एज लिथियम आर सॉफ्टर. लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है. State two other physical properties of copper and cobalt which are significantly different from the lithium. तो ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लास्ट क्लास में भी देख रहे थे. ये क्वेश्चन आया हुआ था. हाई डेंसिटी. ठीक है. ट्रांजिशन मेटल्स दे रिलेटिवली है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू अदर मेटल्स ऑफ द periodic टेबल. राइट. ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. वो भी इनकी एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. यूजुअली हम हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं. इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो ग्रुप 1 के मेटल्स की भी होती है ना, तो हमें वो प्रॉपर्टीज लिखनी है जो डिफरेंट है बाकी ग्रुप के एलिमेंट से. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है. इसने ना स्पेसिफिकली कहा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आता है. हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन देखो मेटल को बॉयल कहाँ करते हैं. कॉपर को कहाँ बॉयल करोगे. मेल्टिंग तक तो समझ आता है, तो इसलिए थोड़ा सा रीजनेबल भी होनी चाहिए ना बात. लेकिन वो बात सही है. मेल्टिंग पॉइंट आया तो बॉइलिंग पॉइंट भी आया होगा, बट स्टिक टू मेल्टिंग पॉइंट. Yes, mercury is an exception because mercury has a low melting point, although it is a transition metal. Both copper and cobalt can form colored compounds. Some of these compounds contain water of crystallization. Define the term water of crystallization. Water of crystallization क्या होता है. जो कि हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में वाटर ट्रैप हो जाता है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ना. रिमेंबर हमने जैसे कॉपर सल्फेट का पढ़ा था. तो इसमें अगर 7 मोल्स ऑफ वाटर लगे हुए हैं तो दिस वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कैसी और रो लेवल अलग है, तो सर ने बोला है इन कि अ आप लोग देख सकते हो, आपको हाइड्रेटेड सिर्फ सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे तो आप. स्माइल. अच्छा. वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट क्रिस्टल्स. देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने डिस्कस किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, और फिर हमने केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में. तो दो जगह हमने डिस्कस किया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को. और इसके अलावा रस्टिंग में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने देखा है. जब आयरन रस्ट करता है तो वह हाइड्रेटेड सॉल्ट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. आप केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट के हैंडआउट से देख लेना, वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के हैंडआउट में भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मोर स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का जो हैंडआउट है ना उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. अच्छा जी. पार्ट 2 में कह रहे हैं स्टेट द कलर एंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड क्रिस्टल्स. तो हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड का हमने हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड मतलब कोबाल्ट टू क्लोराइड सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इसका हमने कलर याद किया था केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में. तो इसका कलर क्या होता है हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड का. जब कोबाल्ट टू क्लोराइड में वाटर आ जाता है तो उसका कलर हो जाता है पिंक. और जब कॉपर टू सल्फेट में कलर वाटर आता है तो उसका कलर हो जाता है ब्लू. तो आपको दोनों का याद रखना है. कॉपर टू सल्फेट हाइड्रेटेड होगा तो वो ब्लू कलर का होता है. एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट दैट इज विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो व्हाइट कलर का होता है. इसी तरह कोबाल्ट टू क्लोराइड एनहाइड्रस कोबाल्ट टू क्लोराइड मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो ब्लू कलर का होता है. और हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड मतलब विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो पिंक कलर का होता है. ये दोनों के कलर्स याद रखना. ठीक है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा. कोबाल्ट टू क्लोराइड का वो आपसे क्या पूछ रहे हैं किससे बनाना है. हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड. तो हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड जो होता है हमारे पास उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 6 मोल्स ऑफ वाटर. ये भी आपने कहा केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा जब हमने टेस्ट फॉर वाटर पढ़ा है. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेट द कलर चेंज सीन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट. एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट व्हाइट कलर का होता है और जब इसमें वाटर डालोगे तो वो व्हाइट से क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा.
और उसका कह रहा है स्टेट हाउ दिस कलर चेंज कैन बी रिवर्स, मतलब उसको दोबारा ब्लू से व्हाइट कैसे बनाएंगे आप। सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इवेपोरेट कर दो, हीट दी हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। सिक्स जो है वो फिक्स है कोबाल्ट में, इसको याद कर लो। केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको याद कर लो, यहीं पे याद कर लो। चलें आगे। जी ये कोबाल्ट, हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखो हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोबाल्ट टू क्लोराइड इज 6 मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरह हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट जो है उसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। बस इसके अलावा याद नहीं करना हाइड्रेटेड सॉल्ट का। ग्रामीण बेटा, ये हमने जो पार्ट C2 है ये पढ़ा है केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में, टेस्ट फॉर वाटर्स की हेडिंग में। तो 7 तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, ठीक है। लेकिन जो आपका रस्टिंग होती है ना, तो रस्टिंग में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर होते हैं तो उनकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें ज्यादा होता है। ग्रामीण, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट का कलर बेटा ब्लू होता है, मैं एक साइड पे लिखे हुए भी हैं। अगर देखो मेरे पास एनहाइड्रस कोबाल्ट टू क्लोराइड है तो वो विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसका कलर होता है ब्लू। अगर हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड है तो उसका कलर होता है पिंक। मतलब जब एनहाइड्रस कोबाल्ट टू क्लोराइड में आप वाटर ऐड करोगे तो वह हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट का कलर होता है वाइट, उसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो वो बन जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और उसका कलर होता है ब्लू। इन दोनों को रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, हीट करोगे। मतलब हाइड्रेटेड से दोबारा एनहाइड्रस सॉल्ट बनाने के लिए आप हीट करोगे तो कलर भी दोबारा हो जाएगा। नहीं, बस आपने सिर्फ यही दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट्स याद रखने हैं, फॉर्मूला और कलर्स। चलें भाई आगे बढ़े। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में इज सेइंग iron is manufactured in blast furnace. Three of the starting materials added to the blast furnace are coke, iron, and limestone. Name the other starting material added to the blast furnace. ठीक है, तो हमारे पास ये 3 रॉ मटेरियल्स हैं। इसके अलावा रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए हमें एयर भी चाहिए होती है ना, ब्लास्ट फर्नेस में एयर एंटर होती है। क्योंकि पहला रिएक्शन ही क्या होता है, कोक का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वी नीड एयर। एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन जो हमें रिक्वायर्ड है, तो ऑक्सीजन अलग से नहीं डालते, एयर में ही ऑक्सीजन होती है। द सोर्स ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस इज Fe2O3. Fe2O3 is found in iron ore. Name the main ore of which contains Fe2O3. आयरन ये बेसिकली आयरन 3 ऑक्साइड है, और आयरन 3 ऑक्साइड हमें मिलता है हेमाटाइट ओर से। ठीक है, दिस इज फ्रॉम हेमाटाइट ओर। आयरन की ओर का नाम याद रखना है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ओर का नाम भी याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिलता है बॉक्साइट ओर से।
बस ये दो और हैं जो सिलेबस में है जो आपको याद रखनी है। यस, हेमाटाइट की स्पेलिंग HAEMATIT भी होती है, कुछ बुक्स में ये लिखी भी होती है, HE भी लिखा हुआ होता है, दोनों लिख सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द आयरन 3 oxide is reduced by reaction with carbon monoxide. The unbalanced symbol equation is shown. मैंने देखो आपको कहा था कि ये इक्वेशन जो है ना, रिडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करो। ये इसने आपको अभी इक्वेशन पूरी लिख के दे दी है, बस बैलेंसिंग दी है, लेकिन कभी कभार ये इक्वेशन नहीं देता पूरी, तो ये इक्वेशन आपको पूरी याद भी होनी चाहिए प्रोडक्ट के साथ, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना, क्योंकि जब बैलेंसिंग करने बैठते हो तो गलत कर देते हो इसकी। तो इसमें 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ आयरन। देखो पार्ट 1 में कह रहे हैं वो कौन सी और है जिसमें से टू आयरन 3 ऑक्साइड हमें मिलता है, तो उस और का नाम आपको याद रखना है। सही है। अच्छा नहीं, जिंक ब्लेंड वाली आपको याद नहीं करनी है, वो अगर होगा तो वो लिख के दे देगा क्वेश्चन में। देखो बेटा, बैलेंसिंग तो आपको ट्रायल एंड एरर से करनी है ना। बैलेंसिंग अगर मुझे करनी है तो देखो आयरन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो मैं राइट हैंड साइड पे आयरन 2 रखूंगा। आयरन बैलेंस ऐसे होंगे। अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आपने इक्वेशन बना के खुद से बैलेंस करनी होती है, और ये इक्वेशन तो आपको याद रखो, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बैलेंसिंग, ये पूरी याद रखो पहले से। अगर इसको एग्जाम में करने बैठोगे तो मोस्टली गलत कर देते हैं बच्चे, या तो टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। ठीक है, अब मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड, अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कम है, तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 3 लगाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन को भी तो 3 करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन टोटल 6 हो गया, राइट हैंड साइड पे 3 2 6। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन रिएक्शन टू। अब आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 जो है वो फॉर्मूले में आयरन का जो चार्ज है वो क्या होगा, 3 पॉजिटिव, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्साइड 2 नेगेटिव है। तो आयरन का जो चार्ज है वो +3 है, और +3 से आयरन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ गया है। एलिमेंटल फॉर्म में कोई चार्ज नहीं होता, तो वो क्या हो गया, +3 से 0। और +3 से 0 होने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस रिडक्शन। और रिडक्शन कब होती है, जब कोई भी आयन या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शोज दैट आयरन हैज बीन रिड्यूस्ड। तो हाउ कम फ्रॉम द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव डिसाइडेड दैट द आयरन हैज रिड्यूस्ड, बिकॉज़ देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देयर इज अ डिक्रीज इन oxidation number, hence gain of electrons। ठीक है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बात भी जरूर लिख दिया करो। इलेक्ट्रॉन ट्रांस, देखो इसने स्पेसिफिकली चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का पूछा है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ये पूछता कि हाउ यू आर सेइंग आयरन आयन हैज बीन रिड्यूस्ड, तो यू विल राइट अबाउट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, तो अगर उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर की बात लिखते होगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर सिर्फ रिडक्शन पूछता तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट in this question is specifically asking you about the change of oxidation number, तो it means you have to tell कि oxidation number increase हो रहा है या decrease हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर
लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, एक मार्क। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो स्टे ऑन दी सेफ साइड, और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी लिख दो, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है आपके माइंड में कि ऑक्सीडेशन नंबर से कब एक्सप्लेन करना है और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कब एक्सप्लेन करना है। तो मैं कहता हूँ दोनों ही लिख दो। देखो, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फॉर्मूला से पता लगाते हो। अब हमारे पास ये है आयरन 3 ऑक्साइड। अब Fe2O3 में हमने देखो जब रिडॉक्स पढ़ा था, तो रिडॉक्स में हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 से होता है। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स पे जो चार्ज होता है वो तो फिक्स होता है ना, 2 नेगेटिव। आयरन ऑन दी अदर एंड इज अ ट्रांजिशन मेटल। आयरन कैन एग्जिस्ट इन Fe2 पॉजिटिव एज वेल एज Fe3 पॉजिटिव। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस आयरन कंपाउंड में आयरन का चार्ज +2 है या +3 है? फॉर्मूला से पता लगेगा। देखो, ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इट मींस आयरन के ऊपर क्या चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव होगा, तभी तो वो 3 ऑक्सीजन के पास आया है सब्सट्रेट में, और ऑक्सीजन का 2 आयरन के पास आया है। इस तरह से हम ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर आयरन ट्रांजिशन मेटल की पता लगाते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली भी बता सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन, बस सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दोगे तो वो भी काफी है इस क्वेश्चन के लिए। Now, examiner in this particular question will consider about oxidation number only, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछा हुआ है ना। मैंने आपको दोनों लिखवा दिए हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो उसमें कि कहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में लिखना है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर का नाम नहीं लेता तो आप सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखते, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता। बट इन दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्किंग यू अबाउट द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको मेंशन करना है ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से क्या चेंज हुआ है। ऊपर आपने बता दिया +3 से 0 हुआ है, तो नीचे बस आपको ये बताना है देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस इज रिडक्शन। और 3 से 0 कैसे हुआ है भाई? आयरन ऑक्साइड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमने फॉर्मूला देख के डिसाइड किया है, दैट इज +3। और राइट हैंड साइड पे जो आयरन बना है वो एलिमेंटल फॉर्म में बना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का पर्पस ही यही होता है कि जो मेटल आइन है उसको मैं रिड्यूस करके एलिमेंटल फॉर्म में ले आऊं। Fe3 पॉजिटिव आइन को व्हेन यू विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म आयरन एटम। और एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ तो इट मींस वो 0 है। तो सो ऑक्सीडेशन नंबर हैज चेंज फ्रॉम +3 to 0। राइट हसन? क्लियर हो गया भाई सबको? आगे बढ़े। चलो मूविंग ऑन। पार्ट सी में इज सेइंग द मेजर इंप्योरिटी इन आयरन ओर इज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। अब सिलिकॉन 4 ऑक्साइड जो सैंड इंप्योरिटी थी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 भी कहते हैं इसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, उसको रिमूव करने के लिए हमने लाइमस्टोन डाला था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? राइट the two symbol equation to show how silicon 4 oxide is removed. For each equation state the type of chemical reaction that takes place. तो देखो, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट पहले डिकम्पोज होता है, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है एंड इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन क्या था हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स में पढ़ा था हमने मेटल्स के अंदर। पहले होगी कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन, और फिर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, बिकॉज सिलिका is non-metal oxide which is acidic in nature. Calcium oxide on the other hand is a metal oxide which is basic in nature. So they both react to produce a compound known as calcium silicate. और इतने हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो मोल्टेन फॉर्म में होता है, जिसका हमने नाम पढ़ा था मोल्टेन स्लैग। राइट? तो ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन है। थर्मल डिके नहीं कहते इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन है। हमने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट के नाम से पढ़ा है। नहीं, ये आप टाइट्रेशन वाला कहाँ से आ गया? इसमें इसमें वो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, मेथड ऑफ रिएक्शन थोड़ी पूछ रहा है तुमसे। न्यूट्रलाइजेशन आप तब लिखते हो जब एसिड और अल्कली होता है, यहाँ पे बेसिकली बेस है, इसलिए राइट इट एसिड बेस रिएक्शन।
मंतशा थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा लिखो, क्योंकि हीट होगी तो ही डिकम्पोज होगा वो। हसन कोई भी इक्वेशन नहीं लिखनी है बेटा आपने, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट वाली इक्वेशंस लिखनी है इसमें। कोई भी इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जरा रिकॉल करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जो हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुए थे, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन कहाँ से आता है? कोक से। और फिर ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन आइंस को रिड्यूस कराता है, जो ऊपर इक्वेशन उसने दी हुई है हमें। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने कहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखो। अब मोल्टेन आयरन में जो सैंड इम्प्योरिटीज होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हम डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर पे थर्मली डिकम्पोज होता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, तो ये सैंड इम्प्योरिटीज जो होती है सिलिका, उसके साथ रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करवा देता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट। ये सारी इक्वेशंस थी जो आपने ब्लास्ट फर्नेस में लिखी थी। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? मेटल कार्बोनेट जब हाई टेम्परेचर पे उनको हीट करते हैं तो दे डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन पढ़ी थी, ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स में आपने ये भी पढ़ा था, जो मोर रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट होता है दे आर मोर थर्मली स्टेबल। अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं उसके, तो रिकॉल कर लेना, मेटल से लिख लो अपने पास कि यू हैव टू रिवाइज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। कहाँ पे मिलेगा? मेटल्स के चैप्टर में मिलेगा, और ये आयरन वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में मिलेगा। अरे हसन उसने ऊपर बोला हुआ है ना, राइट टू सिंबल इक्वेशन टू शो हाउ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इज रिमूव। तो सैंड इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड तो उसने नहीं डाला ना, उसने तो कैल्शियम कार्बोनेट डाला है। लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करता है। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, वो सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके जी। आयरन इज कन्वर्टेड टू स्टील बाय मिक्सिंग इट विद कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। भाई एलॉय बनाना है, एलॉय बनाने के लिए हम आयरन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स डालते हैं। आयरन के एलॉय बनाने के लिए हमने एक एलॉय पढ़ा था स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम आयरन के अंदर निकेल या क्रोमियम डालते हैं। कह रहे स्टेट द टर्म गिवन टू अ सब्सटेंस व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अदर एलिमेंट्स। तो मेटल के अंदर जब हम दूसरे एलिमेंट मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टू metals or a metal with a non-metal. Name one element other than carbon mixed with iron in making of stainless steel. तो stainless steel बनाने के लिए आयरन के अंदर कार्बन, स्टील बनाने के लिए कार्बन तो डालते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील जिसमें हम लोग क्रोमियम और निकेल भी डाल रहे होते हैं। कभी कभार दोनों डालते हैं, कभी कोई एक ही डालते हैं, तो आप दोनों लिख दो, निकेल एंड क्रोमियम। अब एक एलिमेंट बोला है तो एक ही लिख दो, नेम वन एलिमेंट। अदरवाइज क्रोमियम भी डाल सकते हो, तो क्रोमियम लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। और स्टेनलेस स्टील की खास बात क्या होती है? वो रस्ट नहीं करता। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ स्टील इज इंपॉर्टेंट, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। तो रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ये जो Fe2O3 है, इसके साथ जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रस्ट। इसका केमिकल नेम क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना इसमें, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। अरे भाई हसन एक ही लिखना है यार, कोई भी लेख लिख दो इसमें से। अच्छा अब इसके अंदर
जो वॉट अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं करना कि एक्स की जगह पे क्या होगा, क्योंकि जहां जिन प्लेसेस पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होता है। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो आपने इसका नाम लिखना है बस, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ग्राफ है, ये देखना है। हो गया, आगे बढ़े। ओके जी। Part F is saying steel can be coated with zinc to prevent rusting. This provides both a barrier method and sacrificial protection. देखो, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, अभी कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा था ऊपर पहले क्वेश्चन में। रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? सरफेस प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सरफेस प्रोटेक्शन में पेंटिंग आ जाता है, ऑयल चढ़ लगा दो या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में जब हम लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर एक मोर रिएक्टिव मेटल लगा देते हैं तो उसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। अब स्टील क्या है? एलॉय ऑफ आयरन है, तो इसके अंदर आयरन होता है। अगर मैं इसको कोट कर दूं जिंक मेटल से, पूरा कोट कर दूं, तो अब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। तो जिंक को अगर पूरा कोट कर दोगे ना, तो जिंक सरफेस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा मेथड जिसमें आप मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल पे कंप्लीटली कोट कर देते हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इसके अलावा सरफेस प्रोटेक्शन या बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है? सरफेस प्रोटेक्शन मतलब आप मेटल को ऑक्सीजन या एयर के साथ कांटेक्ट में ही ना आने दो, तो उसके लिए दूसरा मेथड क्या है? पेंटिंग। हाँ देखो, जब सारा का सारा जिंक रिएक्ट ऑक्सीडाइज होके खत्म हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली आयरन जो है वो रस्ट करेगा, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये सालों तक चल जाता है। सारा आंसर में आपको एक्स नहीं लिखना था, अगर हाँ फॉर्मूला पूछता तो आप एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ पे उसने नेम पूछा हुआ है ना, स्टेट द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, इसलिए उसने जानबूझ के यहाँ पे नाम पूछा हुआ है आपसे। नहीं जोया, ये बेटा ये मेटल्स के चैप्टर में है, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में नहीं है ये वाला पार्ट। अगर फॉर्मूला पूछता तो फिर आप यहाँ पे एक्स लिखते, क्योंकि अगर कुछ नहीं कहता तो आप अगर 5 भी लिखते हो और 7 भी लिखते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। हमने क्लास में देखो, जो सीव्यू के करीब एरियाज होते हैं वहां पे गाड़ियां जल्दी रस्ट कर रही होती हैं, जो दूर होते हैं वहां पे स्लो रस्टिंग होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से डिपेंड करता है। नहीं, गैल्वेनाइजेशन की जगह सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन नहीं लिख सकते हो। गैल्वेनाइज वो पूछ रहा है यूज फॉर कोटिंग स्टील विद जिंक, तो जिंक हमने स्पेसिफिकली गैल्वेनाइजेशन की एग्जांपल में पढ़ा था, तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन लिखोगे। हाँ, गैल्वेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सिमिलरली पेंटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको बैरियर मेथड भी कह सकते हैं, लेकिन आपने अपने जिंक वाले पार्ट में गैल्वेनाइजेशन ही लिखना है। अच्छा, पार्ट 3 में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ जिंक प्रोवाइड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वो मेटल प्रोवाइड करता है जो मोर रिएक्टिव होता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्लेस ऑफ आयरन, सो इट ऑक्सीडाइजेस इन प्लेस या इंस्टेड ऑफ आयरन। पार्ट ई में क्या एक्सप्लेन करूं? रस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, उसका नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। जंग जो होता है उसको हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं, याद रखना है। आप मेटल्स का हैंड आउट खोलोगे, एक सेक्शन ऑफ मेटल्स में जो रस्टिंग वाला है, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है, ये इक्वेशन भी लिखी हुई है उसकी। देखो, जिंक ऑक्सीडाइज होगा मतलब आयरन अगर ऑक्सीडाइज, आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है तो रस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आयरन ऑक्सीडाइज होगा
तो वो ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 रस्ट बना रहा है ना। लेकिन अगर अगर आप रिकॉल करो, हमने एक शिप की एग्जांपल की थी जिसमें आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स लगा देते हैं या जिंक की स्ट्रिप्स लगा देते हैं। तो जहां से आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, रस्ट हो रहा होता है, तो उससे पहले कि आयरन लूज करे इलेक्ट्रॉन, जो जिंक और मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन आइंस तक पहुंचा देंगे ताकि वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन उसके बदले में जिंक या मैग्नीशियम जो मोर एक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर अपनी ऑक्साइड बना के खत्म हो रहा होगा। ये सारा पूरा पार्ट मेटल्स के चैप्टर से है सारा। बेटा पहली बात तो वो लिखने के लिए आएगा नहीं, और अगर आता है तो एक्स लिख देना, इट विल बी फाइन। हाँ, कोरोड्स फर्स्ट ये भी लिख सकते हो, कोरोजन का वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोरोड हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है पहले। ऑक्सीडाइज की जगह अगर आप कोरोड लिख दो वो भी सही है। इट कोरोड्स इंस्टेड ऑफ आयरन। नहीं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन नहीं लिखो, कोरोजन या ऑक्सीडेशन लिखो। या लिख दो चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज का ख्याल करो क्योंकि ये जो जार्गन्स होते हैं इन्हीं के मार्क्स होते हैं। चलो भाई, गैल्वेनाइजेशन में हाँ हम स्टील को ही कोट कर रहे होते हैं क्योंकि हम मोस्ट कॉमनली यूज एलॉय स्टील है हमारे पास आयरन का। क्वेश्चन 4 में कह रहा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट लेड टू क्लोराइड। A student prepares a sample of insoluble lead 2 chloride. Lead 2 chloride एक insoluble salt है, हमने याद किया हुआ है all chlorides are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride। अब उसने बता भी दिया है कि insoluble है ये। वो कह रहा है इसको प्रिपेयर करने के लिए we have mixed aqueous solution of two salts in a beaker, right? Identify two soluble salts suitable for making lead 2 chloride when mixed together। देखो, ऐसे दो soluble salt चूज करो, ये डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट जो बनाना है वो PbCl2 बनाना है। तो उसके लिए मैं ऐसे कौन से दो सॉल्ट लूं, एक सॉल्ट से लेड आ जाएगा और एक सॉल्ट से क्लोराइड आ जाएगा। तो लेड का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट चूज कर लो भाई, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो लेड के जो नाइट्रेट सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पे PbCl2 है, मतलब लेड टू क्लोराइड है ना, तो इसका मतलब है जो मैं सॉल्ट लूंगा वो लूंगा लेड टू नाइट्रेट। क्योंकि ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल तो लेड का नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्युबल होगा, इसलिए मैं सेफली नाइट्रेट ले सकता हूँ। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3-1, तो लेड टू नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Pb ब्रैकेट NO3 2। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नेम भी लिख सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखनी है, मैं आपको इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। तो हम इसमें लेड टू नाइट्रेट ले सकते हैं, और एक ऐसा सॉल्ट लो जिससे क्लोराइड आयन है लेकिन वो क्लोराइड का सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। अब सोडियम क्लोराइड ले लो, तो क्या होगा, लेड टू नाइट्रेट एक्वस सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगी, सोडियम जाके नाइट्रेट के साथ लगेगा, लेड जाके क्लोराइड के साथ लगेगा। तो प्रोडक्ट में सोडियम नाइट्रेट बनेगा और लेड टू क्लोराइड बनेगा। सोडियम नाइट्रेट soluble salt है बिकॉज ऑल नाइट्रेट आर soluble, बट लेड टू क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो आपके पास मिक्सर में सिर्फ एक ही सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि लेड टू क्लोराइड है, उसको फिल्ट्रेशन करके हम निकाल लेंगे, फिर उसको हम वॉश करेंगे विद डिस्टिल वाटर और ड्राई कर लेंगे। HCl नहीं ले सकते क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है यू हैव टू टेक टू सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर वो सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं कहता तो मैं हाँ एक रिएक्टेंट HCl भी ले सकता था, राइट। हाँ, आप कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले सकते हो क्लोराइड का। क्लोराइड के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो उसके अलावा कोई भी मेटल लगा दो क्लोराइड के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, लेना है तो गोल्ड क्लोराइड ले लो, चल जाएगा। दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स ही लेने हैं मुताफ। इनसॉल्युबल सॉल्ट लोगे तो वो प्रेसिपिटेशन नहीं होती है उसमें, ठीक है। हाँ भाई, गोल्ड टू क्लोराइड ले सकते हो भाई, गोल्ड टू क्लोराइड बहुत महंगा होता है, ऐसे नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं मांगी हुई थी, उसने हमसे क्या कहा था कि टू सॉल्युबल सॉल्ट्स का नाम लिखें। इक्वेशन मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बता दी क्योंकि मांग भी सकता है।
तो हमारे पास जो सॉल्युबल सॉल्ट हम ले रहे हैं, एक लेड टू नाइट्रेट और एक सोडियम क्लोराइड. Write the ionic equation for the formation of lead 2 chloride by mixing it with aqueous solution. Include state symbols. देखो, insoluble salt के लिए ionic equation बनाना बहुत आसान है. आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए वैसे तो आपको जो मेन इक्वेशन है वो यूज करनी होती है. जैसे मैं इस मेन इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन बना सकता हूँ. जो चीजें एक्वस फॉर्म में है उनको मैं आइंस की फॉर्म में लिख दूंगा. जैसे इसको पहले बैलेंस करनी पड़ेगी. बैलेंस करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, इसमें से आइंस निकालूंगा. जो एक्वस फॉर्म में है वो आयनाइज हो जाएंगे. ठीक है, और स्पेक्टेटर आइंस लेते हैं. लेकिन जब भी हम इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं तो आयनिक इक्वेशन बहुत आसान है. राइट हैंड साइड पे आप इंसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो जो कि PbCl2 है. उसका स्टेट सिंबल होगा सॉलिड. और लेफ्ट हैंड साइड पे इस इंसॉल्युबल सॉल्ट के आयंस लिखो. लेड 2 पॉजिटिव है और क्लोराइड -1 है. और क्लोराइड 2 है राइट हैंड साइड पे, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन लिख दो. और जो आयंस होते हैं उनका स्टेट सिंबल हमेशा क्या होता है? एक्वस. ठीक है भाई, आगे बढ़े. चलो, देखो लेड के सॉल्ट्स, आपको सॉल्युबिलिटी याद सिर्फ दो की रखनी है कि लेड 2 क्लोराइड इनसॉल्युबल है. लेड सल्फाइड भी इनसॉल्युबल होता है लेकिन वो हमें याद नहीं रखना है. वरना तो बहुत सारे सॉल्ट होंगे, फिर आप लेड फॉस्फाइड का भी पूछोगे, लेड ब्रोमाइड का भी पूछोगे, लेड आयोडाइड का भी पूछोगे. बिल्कुल, कॉपर 2 क्लोराइड भी हो सकता है. यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं भाई. आपने कॉपर 2 क्लोराइड लेना है वो भी ले लो, बस सॉल्युबल होना चाहिए. क्लोराइड के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड. उसके अलावा कोई भी ले सकते हो. आयनिक इक्वेशन का ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये सिर्फ तभी लगेगा जब आप इंसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा होगा प्रोडक्ट में. तो राइट साइड पे इंसॉल्युबल सॉल्ट लिखो, लेफ्ट साइड पे जिन चीजों से वो बना है. मतलब लेड 2 क्लोराइड में दो तरह के आयंस है ना, Pb और क्लोराइड, तो वो आयंस लिखो. आपकी आयनिक इक्वेशन रेडी हो जाएगी. अदरवाइज आयनिक इक्वेशन आपने जो पूरी बनाना सीखी थी उसके लिए फिर वो स्पेक्टेटर आयंस वाला पूरा चक्कर करना पड़ेगा. इसकी बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन. ये सारा काम करना पड़ता है. लेकिन हमारे पास जो इंसॉल्युबल सॉल्ट की प्रोडक्शन के जो आयनिक इक्वेशन होती है, इट्स वेरी सिंपल. अगर आप इससे बनाओगे भी तो इक्वेशन वही आनी है. ठीक है, जैसे नाइट्रेट आयन लेफ्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है. सोडियम आयन लेफ्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है. तो आपके पास बचेगा क्या? लेफ्ट साइड पे Pb2 पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव, और राइट साइड पे PbCl2 सॉलिड फॉर्म में. आयंस एक्वस होते हैं. लेकिन ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है, वैसे करो. कार्बोनेट की भी फिक्स होती है क्योंकि कार्बोनेट इंसॉल्युबल होता है ना. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आने की इक्वेशन फिक्स होती है. मतलब जब भी कोई एसिड और अल्कली आपस में रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट एंड वाटर. तो इसकी आयनिक इक्वेशन हमेशा क्या बनती है? चाहे कोई भी एसिड हो कोई भी अल्कली हो, तो आयनिक इक्वेशन बनती है H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन एंड वाटर. इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन याद रखना. समीर बेटा, PbCl2 इनसॉल्युबल सॉल्ट है. तो प्रोडक्ट में मैं उसके आयंस नहीं लिखूंगा. क्योंकि वो हमें पता है, उसने बता दिया इनसॉल्युबल सॉल्ट है. तो जो इनसॉल्युबल चीज है वो आयनाइज नहीं होती है, इसलिए इसके आयंस नहीं लिखे. देखो, आयनिक इक्वेशन अगर आपको किसी ऐसे रिएक्शन की बनाने के लिए कह रहा है जिसमें प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है, और प्रोडक्ट में एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, वरना फायदा नहीं है सॉल्ट बनाने का. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास एक सॉल्ट है बेरियम नाइट्रेट, उसको अगर हमने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस है, बेरियम नाइट्रेट भी एक्वस है. लेकिन प्रोडक्ट में जब बेरियम सल्फेट आयन के साथ लगेगा तो सॉल्ट बनेगा बेरियम सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है.
और साथ में नाइट्रिक एसिड बनेगा, और वो भी एसिड है तो एक्वस होगा। तो इसकी आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए आप सिंपल ये लिख सकते हो, जो राइट साइड पे जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है उसका फॉर्मूला लिखो, विच इज BaSO4। लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम सल्फेट बनाने के लिए में जो आइंस है ना, बेरियम आइन है जो कि Ba2 पॉजिटिव है ग्रुप 2 का, और सल्फेट आइन का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। और आइंस के साथ स्टेट सिंबल लगा दो एक्वस, और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है इसलिए इसके साथ स्टेट सिंबल लगेगा सॉलिड का। बस बन गई आयनिक इक्वेशन। फुल इक्वेशन भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, आई भी है, करें हमने ऐसे कुछ। तो भाई आप लोग अपने पास जिनको प्रॉब्लम हो रही है आयनिक इक्वेशन में, जरा लिख लें। आयनिक इक्वेशन रिवाइज करनी है, कहाँ पे रिवाइज, कौन से लेक्चर्स में मिलेगा आपको? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मिलेगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स पढ़ा है, उसके बाद हमने आयनिक इक्वेशन प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स प्रैक्टिस किया था। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, एक बार देख लो रिकॉर्डेड लेक्चर खोल के। अच्छा जी, list the steps the student should take in preparing a pure sample of lead 2 chloride from the mixture in the beaker। देखो lead 2 chloride insoluble salt है, अब इसको बाहर निकाल के इसका प्योर सैंपल कैसे करोगे? वही पूरा प्रोसेस जो हमने लिखना होता है। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्टर द सॉल्यूशन। रेजिड्यू में क्या होगा? lead 2 chloride सॉल्ट होगा। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड wash the residue with distilled water and ड्राई इट इन अवन। अवन पे भी ड्राई कर सकते हो, किसी फिल्टर पेपर भी ड्राई कर सकते हो, सनलाइट में रख के भी ड्राई कर सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। फातिमा बेटा, आप मैसेज ड्राइव पे अगर एक्सेस नहीं है आपके पास तो मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप कर देना। चलें भाई आगे बढ़े। ये तो हमने बहुत पढ़ा है ना। फिल्टर करना है, वॉश करना है रेजिड्यू को, और ड्राई करना है फॉर 3 मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना 3 मार्क्स आपको, अगर यही क्वेश्चन ओ लेवल में आता तो भी 3 मार्क्स मिल रहे होते, आईजी में भी 3 मार्क्स मिल रहे हैं इस पे। तो आपने क्वेश्चन की लाइंस पे नहीं जाना है, आपने पूरी बात कर दी है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपने 3 सॉलिड पॉइंट्स लिख दिए। यू हैव टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन, यू हैव रिटन इट, 1 मार्क फॉर दैट, 1 मार्क फॉर वॉशिंग द रेजिड्यू, एंड 1 मार्क फॉर ड्राई द रेजिड्यू। तो यू विल अर्न 3 मार्क्स। तो आप इससे परेशान नहीं होना कि लाइनें 4 5 भी दी हुई होती हैं कभी कभार इसमें। ओके जी। पार्ट बी इज द स्टूडेंट कैरीज आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट ऑन मोल्टेन लेड 2 क्लोराइड। मोल्टेन लेड 2 क्लोराइड लिया हुआ है, लेड 2 क्लोराइड इज PbCl2। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन इसने इसको मेल्ट करा है। देखो, मेल्ट करेंगे तो Pb2 पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे विल बिकम फ्री टू मूव। दैट्स हाउ इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। पावर सप्लाई बैटरी है, जब हम बैटरी लगाते थे इन्होंने पावर सप्लाई लिख दिया उसकी जगह। सेम थिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम बीकर लेते थे, इन्होंने ट्यूब ले लिए। इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक कैथोड होगी एक एनोड होगी। एक्सप्लेन व्हाई लेड टू क्लोराइड नीड्स टू बी मोल्टेन बिफोर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लिया है ताकि इसमें फ्री आयंस हो, फॉर फ्री मूविंग आयंस। नहीं राफेल, लिस्ट फॉर्म में नहीं लिखना बेटा पॉइंट, जो पर हमने आंसर लिखा है ना, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, लिस्ट डाउन नहीं करना आंसर। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं राइट द आयनिक हाफ इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन अकरिंग एट द एनोड। देखो इसमें कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, उस पे कौन सा आइन जाएगा? एक ही पॉजिटिव आइन है ना, लेड टू पॉजिटिव आइन। और एनोड जो कि पॉजिटिवली सॉरी एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे कौन से आइन जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज आइन। तो नेगेटिवली चार्ज आइन इसमें एक ही है, क्लोराइड आइन। तो क्लोराइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा एनोड का। क्लोराइड आइन की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ये होती है, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आइन विल लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन गैस।
और लेड आइंस अगर रिड्यूस्ड होंगे कैथोड पे तो उनकी इक्वेशन क्या होगी? दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लेड मेटल। आगे आपसे पूछ रहा है स्टेट द टेस्ट फॉर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का टेस्ट अगेन पेपर 2 के लिए आपको याद रखना है। एटीपी में तो आपको टेबल मिलेगा टेस्ट फॉर आयंस एंड गैसेस का, लेकिन क्लोरीन गैस का टेस्ट क्या है? डैम्प लिटमस पेपर। अब वो रेड भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? वो ब्लीच कर देता है लिटमस पेपर को। ब्रिंग डैम्प, डैम्प लिख दो या वेट लिख दो, एक ही बात है। लिटमस पेपर रेड भी ले सकते हो ब्लू भी ले सकते हो फॉर क्लोरीन गैस, लेकिन अमोनिया के लिए आपने रेड लेना होता है क्योंकि अमोनिया बेसिक है। और ऑब्जर्वेशन क्या है? इट ब्लीचेस लिटमस पेपर। बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन वाला चार्ट भी भाई, एटीपी के जो टेस्ट फॉर आयंस और टेस्ट फॉर गैसेस का टेबल है वो आपको याद करना है। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट द कैथोड। तो कैथोड पे लेड आयन जो है वो रिड्यूस होके लेड मेटल बना रहा है, तो लेड मेटल डिपॉजिट होगा। जब लेड मेटल डिपॉजिट होगा तो उसका कलर देखो, देखो जितने भी हमारे पास मेटल्स है ना उनका कलर आप ग्रे लिखोगे, ग्रे सॉलिड, एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में जैसे आपको एक मेटल का कलर याद करवाए कॉपर का, कॉपर सॉलिड जो होता है वो पिंक कलर का होता है। बाकी ट्रांजिशन मेटल के अलावा जितने भी सॉलिड्स हैं वो ग्रे लिखोगे। चले आगे। क्वेश्चन 5, केमिकल रिएक्शंस कैन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। समीर रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू नहीं, ब्लीच करेगा, मतलब चाहे लिटमस पेपर रेड हो चाहे ब्लू हो, तो रेड टू ब्लीच लिख सकते हो, ब्लू टू ब्लीच लिख सकते हो। मतलब रेड ब्लीच नहीं लिखोगे, ब्लीच इज नॉट अ कलर, तो उसकी जगह व्हाइट लिखोगे। देखो आप शाइनी ग्रे भी लिख सकते हो, ग्रे भी लिख सकते हो, सिल्वर मैग्नीशियम को भी ग्रे लिख सकते हो, देखो सिल्वर सॉलिड भी लिख सकते हैं, सब एक्सेप्टेबल है। ग्रे शाइनी ग्रे, शाइनी ग्रे भी सिल्वर कलर में आ जाता है ना। नहीं, बस कॉपर का याद रखना है आपको, बाकी ट्रांजिशन मेटल आयरन ग्रे होता है। जहां पे आपने फ्री मूविंग आइंस लिखा है वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं लिखना भाई। वो कह रहा है कि हमने लेड टू क्लोराइड को मोल्टेन फॉर्म में क्यों लिया है, तो मोल्टेन फॉर्म में इसलिए लिया है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, और इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि फ्री मूविंग आइंस होंगे। हाउ कैन यू राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हियर ना, इट वोंट मेक एनी सेंस। नहीं, आयरन मेटल जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन नहीं होता आयरन, वो रस्ट होता है जब वो जंग खा जाता है ना। आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये सारे मेटल्स के लिए शाइनी ग्रे लिख सकते हो, बट ट्रांजिशन मेटल्स में डिफरेंट कलर्स मिल सकते हैं, स्पेशली कॉपर का कलर आपको याद रखना है, वो पिंक सॉलिड होता है। बाकी कोई और मेटल आएगा वो ग्रे लिख देना, आगे बंद करके लिख देना, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 5, केमिकल रिएक्शंस कैन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। स्टेट द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। क्या होगा इसका आंसर? जब हमारे पास हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, मतलब एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको हमने क्या बोला था? दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। आगे कह रहे हैं टेट्राक्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एज शोन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है।
This reaction is exothermic in forward direction. State what happens if anything to the rate of forward reaction if the concentration of CCl4 is increased. CCl4 आपका reactant है. अगर reactant की concentration बढ़ाओगे तो obviously क्या होगा? Rate of reaction बढ़ेगा. और क्यों बढ़ेगा? कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन करना है आपको. लास्ट पेपर में भी ये काम कर रहे थे हम. Rate of reaction increases as more number of reactant particles in a mixture means frequency of effective collisions increases. Yes, more particles per unit volume भी लिख सकते हो. More number of reactant particles in a unit volume. क्योंकि concentration increase हो रही है ना, ये भी लिख सकते हो. यूनिट वॉल्यूम देखो तो ज्यादा अच्छा वर्ड है. ठीक है, हाँ, यूनिट वॉल्यूम देख लो, इट्स अ बेटर वर्ड. इट हैज ज़ारा बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता. और अगर वो पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में, तो चाहे वो लिमिटिंग हो चाहे एक्सेस हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा होगा. वो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है, लिमिटिंग है एक्सेस है. अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो भी बढ़ेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी कम ज्यादा हो सकता है. लेकिन अगर रिएक्टेंट एक्सिस है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इन बोथ द केसेस वेदर योर रिएक्शन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट. आगे कह रहे हैं स्टेट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एनीथिंग व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज. देखो, प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर shift the position of equilibrium towards the side where number of moles of gases are fewer. अभी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले तो आप इसमें आइडेंटिफाई करो गैसेस कौन कौन सी हैं. देखो, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे CCl4 भी गैस है, वाटर भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, HCl भी गैस है. तो सारी गैसेस ली हुई हैं इसमें. अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 1 मोल ऑफ CCl4 एंड 2 मोल ऑफ वाटर, दैट इज 2 मोल ऑफ स्टीम. तो टोटल 3 मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है. और राइट हैंड साइड पे टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 4 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 5 मोल राइट हैंड साइड पर है. तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस राइट हैंड साइड पर है. तो प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेसर. तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगा. इंक्रीजिंग प्रेशर will shift position of equilibrium towards left hand side as moles of gases are fewer on left side. नहीं, कंसेंट्रेशन का वर्ड नहीं लिखते हैं यहाँ पे. कंसेंट्रेशन की वजह से ये अफेक्ट नहीं हो रहा है. स्टोइचोमेट्रिक मोल्स की वजह से डिसाइड करेंगे कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होना है या लेफ्ट पे शिफ्ट होना है. शफीक बेटा, कंसेंट्रेशन का लेना देना नहीं है यहाँ पे. एंडो और एक्सो से फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ प्रेशर. इन केस ऑफ कंसेंट्रेशन तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. इन केस ऑफ टेम्परेचर फिर एंडो और एक्सो पे फर्क पड़ता है.
आगे आई थिंक पूछा हुआ होगा इसने टेम्परेचर का। अगर नहीं पूछा हुआ तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा, या मेरे ख्याल से नहीं पूछा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा? तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी आपको लास्ट पेपर में भी हमने देखा था कि अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में इफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होता है, और कम करने से लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड। ये बात आप याद रखें, ये पूछ सकते हैं टेम्परेचर का, इस लास्ट पेपर में पूछा हुआ था, इसमें नहीं पूछा हुआ। अच्छा, अगर आपसे ये अपोजिट पूछ लेता प्रेशर का, प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ, समीर आपका आंसर कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो डिक्रीज करने से उल्टा हो जाएगा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज करने से हायर मोल से लोअर मोल्स पे जा रहा है, तो डिक्रीज करने से लोअर मोल्स से हायर मोल्स वाली तरफ चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, उल्टा हो जाएगा। भाई लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक के आगे, मैं कह रहा हूँ पता नहीं पार्ट पूछा है नहीं पूछा टेम्परेचर वाला, लेकिन मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए बता दिया। देखिए क्या पता पूछा हुआ हो, क्या पता नहीं पूछा हुआ हो, क्या पता कुछ और पूछा हुआ हो ना उससे रिलेटेड। ठीक है, पार्ट टू समझ आ गया ज़ारा, आगे बढ़े। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब, शफीक, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और बैकवर्ड रिएक्शन राइट टू लेफ्ट होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ठीक है, चलो। प्रेशर बढ़ाने से टुवर्ड्स लेफ्ट, उस साइड पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम होंगे। सही कह रहे हो, सब डिफरेंट वर्डिंग में सब सही कह रहे हो, गलत कोई भी नहीं कह रहा है। बिल्कुल, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सुन लो। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन योर आंसर। अगर ये लिखा हुआ होता है डिस्क्राइब, तो आप सिर्फ इतनी बात लिखते कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स इट। और अगर एक्सप्लेन कह रहे हैं तो ये बात आपने लिखी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फ्यूअल, तो ये एक्सप्लेन को केटर कर रहे हो। अगर सिर्फ डिस्क्राइब होता है तो जो येलो में हाईलाइट हुआ हुआ है सिर्फ उतना लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने ये वाली बात भी लिखी है कि आपने क्या देख के डिसाइड किया है कि वो लेफ्ट पे गया है। ठीक है, एक मार्क ये बताने का है कि लेफ्ट पे गया, और एक बात इसको एक्सप्लेन करने का है कि फ्यूअर मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए लेफ्ट पे गया है, इसलिए 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलो। शब्बीर देखो, टेम्परेचर वाली बात जो है ना वो आपको इसलिए थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, आपने अभी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं पढ़ा है, तो उसमें हम पढ़ लेंगे, आ जाएगा, आसान सी चीज है, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, पार्ट थ्री में कह रहे हैं, फिगर 5.1 shows an incomplete reaction pathway diagram for the forward reaction। ठीक है, इसमें कह रहा है इंसर्ट द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पर है। ड्रॉ एन एरो लेबल एक्टिवेशन एनर्जी, ड्रॉ एन इंथैल्पी चेंज एरो। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास जो थे इक्वेशन में CCl4 है और स्टीम है। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल ऑफ HCl है। ये वाली बात लिख दी हमने, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से पीक तक होती है ना, तो आप रिएक्टेंट से पीक तक एक एरो बना दो अपवर्ड, वो हमेशा अपवर्ड एरो होता है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लेबल कर दो E है। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक नीचे एरो बना दो, और ये एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का एरो डाउनवर्ड बनता है, एंडो में अपवर्ड बनता है, और उसको कह रहे हैं डेल एच से लेबल कर दो। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेइंग डिफाइन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन is a minimum energy required to start a chemical reaction। ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि minimum energy required for the particles to undergo a chemical reaction। State one way in which the activation energy of a reaction can be changed। एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे चेंज कर सकते हो? बाय एडिंग अ कैटलिस्ट। डिक्रीज कर देता है ना कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को। फिजर वाली स्टेटमेंट भी एक ही बात है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। यस, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट या फॉर कोलाइडिंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको जो वर्डिंग याद हो जाए वो याद कर लो। वैसे ये पूरी वर्डिंग जो है ना वो आपका बेस्ट केस सिनेरियो ये है, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन फॉर कोलाइडिंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स। और अगर आप यही बात ऊपर ऐड कर दोगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, तो स्टार्ट की जगह पर अंडरगो का वर्ड लगा देना। मैं चलो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पूरी लाइन ना। इट इज अ minimum energy required by reactant particles for effective collisions। ये भी लिख सकते हो। और रिएक्टेंट पार्टिकल्स फॉर केमिकल रिएक्शन ये भी लिख सकते हो। इफेक्टिव कोलिजन होगी तो ही केमिकल रिएक्शन होगा। दोनों सही है जी, ज़ारा सफिशिएंट है वो भी। डायग्राम देखो, डायग्राम जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और एक्सोथर्मिक की जब हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है हमेशा, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोफाइल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं और रिएक्टेंट हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो ये बनती है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से पीक वैल्यू तक जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और इंथैल्पी चेंज होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है। एक्सोथर्मिक में उसका एरो डाउनवर्ड बनता है, और एंडोथर्मिक में वो एरो अपवर्ड बनता है। अगर एंडोथर्मिक की बनाओगे तो प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पे होगा, रिएक्टेंट लोअर एनर्जी लेवल पे होगा, तो उसकी ये बनेगी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से पीक तक होगा ये वाली वैल्यू, और इंथैल्पी चेंज होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होगा, लेकिन एरो अपवर्ड बनेगा उसमें।
एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेते हो, वाई एक्सिस पे इंथैल्पी या एनर्जी कुछ भी ले सकते हो। इंथैल्पी भी लिखा हुआ हो सकता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। पार्ट सी में कह रहे थे इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन टेट्राक्लोरोमीथेन गैस एंड स्टीम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। अब इसने इक्वेशन में बॉन्डिंग शो करी हुई है, और बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में भी और प्रोडक्ट के बीच में भी। यूज बॉन्ड एनर्जीज इन टेबल 5.1 एंड द एंथैल्पी चेंज वैल्यू फॉर द रिएक्शन टू कैलकुलेट। पहले कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास देखो CCl4 में वी हैव 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स, और एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 340 है। तो टोटल चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 4 into 340। और जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 460, बट वी हैव 2 moles ऑफ वाटर। तो 460 वाटर में 460 जैसे दो बॉन्ड है, और क्योंकि वाटर के टोटल 2 moles है तो उसको टोटल मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करोगे तो ये वो एनर्जी हो जाएगी जो रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए चाहिए। ये वैल्यू आ रही है 3200 किलो जूल्स। इसी तरह प्रोडक्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। अब देखो प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 805। ऐसे दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो नहीं गिवन है, अननोन है। ये तो बोला हुआ है वो निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में वी हैव 805 प्लस 805, 2 बार 805 है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है इक्वेशन में। तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो होगी 2 into 805 विच इज 1610 किलो जूल। आगे आपसे कह रहा है इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन गिवन है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था बॉन्ड एनर्जीज को यूज करके इंथैल्पी चेंज निकालने का, वो फॉर्मूला क्या था? इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एनर्जी absorbed at reactant side minus heat energy released at product side। अच्छा, रिएक्टेंट साइड पे वी हैव CCl4 एंड वाटर। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कार्बन क्लोरीन के 4 बॉन्ड्स गिवन है, जो कि जिनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है 340। तो इनको तोड़ने के लिए 340 की एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन ऐसे चार बॉन्ड है तो 4 बार 340 चाहिए होगा ना। और वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए 460 किलो जूल्स की एनर्जी चाहिए। एक वाटर में ऐसे दो बॉन्ड है तो दो वाटर में वो हमने क्या देखा 4 into 460 कर देंगे, और CCl4 में 4 into 340 करेंगे। प्रोडक्ट साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की देखो बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है 805, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे दो बॉन्ड्स है ना, तो 2 बार 805 आएगा तो 2 into 805। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे HCl भी है, और HCl के 4 moles हैं। अब HCl बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हमने एक्स ले लिया है। सही है फातिमा, समझ आई कार्बन डाइऑक्साइड की? तो उसने ना खुद ही पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इस क्वेश्चन को। हमें जो इंथैल्पी चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं,
हैंड साइड पे जितनी भी बॉन्ड एनर्जीज है उनको ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारी रिएक्टेंट साइड है, उस पे जितनी भी बॉन्ड एनर्जीज है उनको हम ऐड करेंगे। ऑल दी बॉन्ड एनर्जीज एट द रिएक्टेंट साइड माइनस ऑल दी बॉन्ड एनर्जीज ऑन द प्रोडक्ट साइड। इसको हमने शॉर्ट में ऐसे भी याद किया हुआ, एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब एट द रिएक्टेंट साइड माइनस प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे उसने अलग से ऐड करवा ली है सारी बॉन्ड एनर्जीज। प्रोडक्ट साइड पे उसने बॉन्ड एनर्जीज हमें, प्रोडक्ट अब दो तरह के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक HCl है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन जैसे दो बॉन्ड है, एक की बॉन्ड एनर्जी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की 805 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी लिख सकता हूँ, 1610 आएगा। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे HCl भी तो है, उसकी बॉन्ड एनर्जी नहीं बताई हुई है। तो जब मैं इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी टोटल एनर्जी आ रही है 3200, और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की है 1610। लेकिन HCl की तो मुझे गिवन ही नहीं है ना। HCl के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एक HCl में 1 हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड है जिसको मैंने X लिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी को, लेकिन क्योंकि ऐसे 4 हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। और इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन हमें गिवन है जो कि -1310 है, तो मैं इंथैल्पी चेंज की जगह -1310 लिख दूंगा। दिस इज -1310, 3200 -1610 प्लस 4x। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे जो कि बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी HCl बॉन्ड की। कितना आ रहा है ये? 3200 वहां जाके माइनस हो गया, 1610 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -4x। फिर -4x वहां जाके डिवाइड कर देना। यस, -1310 जो इंथैल्पी चेंज है दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऊपर देखो इक्वेशन के साथ इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है ना। अच्छा सॉरी, इट इज -130 नॉट -1310, मैंने गलत लिख दिया, -130 है। दिस इज -130। चलो आंसर बताओ क्या आ रहा है। जी मुताफ, ये ओ लेवल में भी आता है क्वेश्चन, और आपका IG में ये क्वेश्चन पे हमेशा से आते हैं। ओ लेवल में ये 2023 के बाद ऐड हुआ है ये वाले क्वेश्चंस, और उसने 2023 के पेपर में भी दे दिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि न्यूली एडेड है। तो ओ लेवल में आने के तो बहुत हाई चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि जब से IG और ओ लेवल का सिलेबस सेम हुआ है तो हम लोग जो है वो दोनों के क्वेश्चन, इनफैक्ट जो ओ लेवल में ये वाला क्वेश्चन आया था वो IG वाला पेपर में से ही क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर जो आया 2023 में। क्या आंसर आ रहा है एक्स की जगह पे? -131, मैं 1310 क्यों लिख रहा हूँ, 130 -3200 प्लस 1610 डिवाइडेड बाय -4। दिस इज 430। क्लियर? परिहान और फातिमा, बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट ये वाला, इन फाइंडिंग द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पीज? नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, आप ड्राइव पे हमारे पास जो चैप्टर है केमिकल एनर्जेटिक्स, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर में जो लास्ट क्लास है उसमें देखना, ये मिल जाएगा आपको। उसमें नहीं होगा तो सेकंड लास्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो वो दो लास्ट और सेकंड लास्ट क्लास देख लेना, उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चंस भी किए हुए हैं।
ठीक है। और फातिमा, आई थिंक आपने भी ये नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये देख लेना वहां से। फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो फिर बता देना। तो फिर हम इसको, अभी ये और पेपर्स में भी आएगा, लेकिन इसको एक बार ब्रेक डाउन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी नो, व्हाट्सएप कर देना अगर ना मिल रहा हो लेक्चर, तो मैं बता दूंगा कौन से क्लास में है ये। ओके, क्वेश्चन 6 कह रहा है अ होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose members have similar chemical properties. Give two characteristics that are same for all the members of a homologous series. So all the members of a homologous series have same general formula, और क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। In terms of structure, state how one member of a homologous series differs from the next member of that homologous series. जैसे हमने एल्केन्स की, एल्कीन्स की, अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज देखी थी, तो उसमें क्या होता है, ईच मेंबर डिफर बाय CH2, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं ना, तो ईच मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। सही है, आगे बढ़े। फिजर सेम सिमिलर एक ही बात है, आप सेम केमिकल रिएक्शंस भी लिख दोगे ना, वो भी एक्सेप्टेबल है। CH2 का डिफरेंस एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में है। आप होमोलोगस सीरीज बना के देख लो, इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बना लो, तो फ्रॉम मिथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड एक कार्बन इंक्रीज होता है और दो हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज होते हैं। नहीं, पार्ट ए में आप सेम बात लिखनी है ना, तो ईच मेंबर डिफर बाय CH2 नहीं लिखोगे। वो कह रहा है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर सेम, तो CH2 डिफरेंस वाली बात में आ जाएगा। खिजर, मेल्टिंग पॉइंट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। कंबशन सब जैसे सारे अल्केन्स है, वो उनका कंबशन रिएक्शन होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। चलो आगे कह रहे हैं ABNC आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ए हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H24। तो ये किस चीज का जनरल फार्मूला फॉलो हो रहा है, एल्कीन्स का, CnH2n, क्योंकि जब n की जगह पे 12 रखोगे तो ये C12H24 बनेगा, मतलब ए जो है वो एल्कीन है कोई। बी हैज द नेम टेट्राडिकेन। अब हमने हमने तो सिर्फ पेंटेन तक नाम याद किए हुए हैं। अब बी क्या है, अब एन लगा हुआ है ना आखिर में, तो इसका मतलब क्या है, बी एल्केन है। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स है वो तो मुझे नहीं पता, वो बताएगा अगर उसको बताना होगा तो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि बी एल्केन है। C has three carbon atoms and is in the homologous series with the general formula CnH2n plus 1 COOH। ठीक है, इसमें अगर टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये कौन सा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑफ कोर्स, क्योंकि COOH फंक्शनल ग्रुप है इसमें। और 3 कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, प्रोपानोइक एसिड। अच्छा, कह रहे हैं नेम द होमोलोगस सीरीज ऑफ ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू। ए जो है वो एल्कीन है, बी जो है वो एन लगा हुआ है आखिर में, तो वो एल्केन्स है, और सी जो है वो, इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेम सी एंड ड्रॉ डिस्क्रीट फॉर्मूला। तो 3 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है प्रोपानोइक एसिड। और प्रोपानोइक एसिड का अगर आपने फॉर्मूला बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूला से जब हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एन की जगह पे -1 करके लिखते हैं। जैसे इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो मैं एन की जगह पे 2 लूंगा, तो ये हो जाएगा C2, 2 × 2 + 1 COOH। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, C2H5 COOH।
हाँ, टेट्रा डिकेन लिखा हुआ है तो मतलब 4 और डेक मतलब 10, तो 14 कार्बन एटम्स है, लेकिन ये बात आपको जानना जरूरी नहीं है संजय। डिस्प्लेड फॉर्मूला में यू हैव टू शो ऑल दी बॉन्ड्स बिटवीन ऑल दी एटम्स। जब प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाना है ना, तो इसमें मैं बताता हूँ गलती क्या करोगे। फर्स्ट कार्बन एटम है 3 हाइड्रोजन, तो सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड शो करना है आपको। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है ना, उसका भी बॉन्ड शो करना होता है। आप कॉमन मिस्टेक ये होगी, जो फाइनल OH बॉन्ड है ना, ये बनाना भूल जाते हो, मतलब OH को मिला के लिख देते हो। मतलब अगर आपने ये फॉर्मूला इस तरह से बना दिया है ना, जिसमें आपने सारे बॉन्ड शो करे लेकिन OH मिला के लिख दिया, तो वो आपका मार्क्स ले जाएगा। ठीक है, यू हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द एटम्स, राइट। तो 1 मार्क के लिए है डिस्प्लेड फॉर्मूला, वो 1 मार्क नहीं देगा अगर आपने OH मिला के लिख दिया इसमें। नहीं मिलेगा ना, क्यों मिलेगा। आप यू हैव टू शो सारे बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द एटम्स, तो यू हैव टू शो दिस बॉन्ड एज वेल ना, OH वाला बॉन्ड। ए का कैसे पता चला था, ए का ऐसे पता चला था क्योंकि ए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है वो C12H24 दिया हुआ है। मतलब अगर मैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लगाओगे तो 12 कार्बन के साथ 26 हाइड्रोजन बनते हैं। एल्कीन का लगाओगे CnH2n, एन की जगह पे अगर 12 रखोगे तो 24 बनेगा ना। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो इट्स एल्कीन, राइट। सो या, गॉट इट। चलो भाई, पार्ट डी में कह रहे हैं अमीनो एसिड्स आर होमोलोगस सीरीज वेयर ईच मेंबर हैज द जनरल स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 6.1। अमीनो एसिड सिलेबस में उसका पूरा स्ट्रक्चर न्यूली एडिटेड 2023 में, तो यू कैन एक्सपेक्ट इन रिसेंट इयर्स अमीनो एसिड से क्वेश्चन बनाएगा। हमने अमीनो एसिड मोनोमर से पॉलीमर बनाया प्रोटीन, राइट। अमीनो सारे अमीनो एसिड में सारी चीजें सेम होती हैं, बस ये जो आर है ना, इसकी जगह पे डिफरेंट चीज आ जाएगी तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड हो जाएगा। अब उसने हमें बताया नहीं है कि इस आर की जगह पे क्या है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं अमीनो एसिड इज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 103। ओके, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ आर साइड चेन इन दिस अमीनो एसिड। अब देखो पूरे अमीनो एसिड में हमारे पास सारी चीजें सेम है, ये जो येलो में हाईलाइटेड है ना, ये तो सेम होगा सब में। तो अगर मैं इसमें देखूं तो वी हैव सी हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें टोटल कार्बन काउंट करूं तो वी हैव 2 कार्बन, तो 2 × 12 कार्बन का मास हो जाएगा। We have how many hydrogen? 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन, तो 4 × 1 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा। एंड वी हैव 1 नाइट्रोजन, तो 14 × 1 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा। एंड 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 2 × 16 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा। तो आर के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो तो फिक्स रहेंगी अमीनो एसिड में, तो उनका जो टोटल मास होगा वो 74। ये तो हर अमीनो एसिड में होगा। अब इस अमीनो एसिड का मास है 103, अगर मैं 103 में से 74 माइनस करूंगा तो जो आर साइड चेन है उसका मास आ जाएगा, वो आ रहा है 29। 29 वाली साइड चेन में क्या बना। देखो हमने जब एग्जाम्पल की थी क्लास में, तो आर की जगह पे हमने हाइड्रोजन भी लेके देखा था, CH3 भी लेके देखा था, वो कुछ और भी हो सकता है, वो कार्बन की कोई लॉन्ग चेन भी हो सकती है। अब अगर वो हाइड्रोजन होता तो उसका मास 1 होता 29, तो हमें तो 29 चाहिए। अगर वो CH3 है तो 12 + 3 12, 13, 14, 15 होगा। अगर मैं 2 कार्बन वाली चेन लूं, तो अगर 2 कार्बन वाली चेन आर की जगह पे होगी, उसका मास बता सकते हो कितना होगा। मतलब अगर आर की जगह पे वी टेक लाइक एक कार्बन लगाएंगे इसकी जगह पे, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें, 5 हाइड्रोजन। मतलब अगर हम C2H5 ले लें, तो 2 × 12 + 5, 24 + 5 is 29। 29
मास बन रहा है CH3 साइड C2H5 साइड चेन का। ये क्या होगा, R शुड बी C2H5। इसके साथ एक हाइड्रोजन कम इसलिए क्योंकि कार्बन ने नीचे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ना। और अगर इससे भी नहीं आ रहा होता तो फिर मैं C3H7 लेके देखता। ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे वाले ईयर्स में नहीं मिलेंगे, यहीं पे सीखना है जो सीखना है। देखो साइड चेन में हमारे पास ये ना तो एल्केन है ना ये एल्कीन है। अगर आप कह रहे हो कि साइड चेन ऐसी हो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो इट्स हाईली अनलाइकली कि इस तरह का क्वेश्चन बना है तुम्हारे लिए अभी। तो वो या तो हाइड्रोजन लगाएगा साइड चेन में, या CH3 लगाएगा, या C2H5 लगाएगा, या मैक्सिमम C3H7 लगा सकता है। अदरवाइज साइड चेन में कोई एक नया कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है एक और। तो इसको थोड़ा सा आपने इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसकी बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी तुम्हें नहीं मिलेंगे अभी। आर की जगह पे यूजुअली कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है, एल्काइल चेन होती है, लेकिन आर की जगह पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है कोई एक एक्स्ट्रा, और कोई कॉम्प्लेक्स चेन भी हो सकती है, लेकिन वो आपको इतना मुश्किल नहीं करेगा। अदरवाइज आर की जगह पे COOH भी हो सकता है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे फिर उस अमीनो एसिड में। तो देखो जो 29 है मास, वो CH3 का तो नहीं बन रहा ना। इसलिए मैंने स्पेकुलेट किया कि अगर मैं दो कार्बन ले लूं तो उसके साथ में पांच हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि एक कार्बन का एक बॉन्ड नीचे वाले कार्बन के साथ बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन कम होगा। और इसका मास बन रहा था 29। नहीं, ईथर नहीं है सिलेबस में, मतलब ईथर बाय नेम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेट द नेम गिवन टू द नेचुरल पॉलीअमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड मोनोमर्स। क्या होता है नेचुरल पॉलीअमाइड्स? पॉलीअमाइड दो तरह के पड़े हैं ना, नाइलॉन जो कि आर्टिफिशियल है, और नेचुरल क्या होता है, प्रोटीन्स। अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, अमाइड लिंकेज जो होती है। नहीं, नेचुरल पॉलीमर्स देखो 2023 से पहले 2022 तक सिलेबस डिफरेंट था, 2023 ऑनवर्ड चेंज हुआ है। और नेचुरल पॉलीमर्स आयशा सिलेबस में है, लेकिन उसमें पहले जो है ना प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों थे, अब सिर्फ प्रोटीन्स है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। देखो सियाला, हमने ना खुद आइडेंटिफाई किया है कि वो हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, अदरवाइज वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 20 से 21 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैं आपको सारी एग्जांपल्स नहीं याद करवा सकता, ना आपको करनी है। तो आपने बस ये याद रखना है कि आर की जगह पे अगर CH3 नहीं लिख रहा तो मैं कार्बन बढ़ा के देख लूंगा, और अगर C2H5 भी नहीं लग रहा हो तो एक और कार्बन बढ़ा के देख लेना, C3H7 देख लेना। स्टार्ट करना हाइड्रोजन से, या तो हाइड्रोजन होगा, या CH3, या C2H5, या C3H7, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, और एक NH2 भी हो सकता है। इसके अलावा भी चीजें होती हैं, लेकिन वो आपके स्कोप से बहुत बाहर हो जाएगा, इसलिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप इनमें से ही ट्राई करके देख लेना जिसका मास बन जाए से। पहली प्रायोरिटी आपने किसकी रखनी है, एल्काइल चेन की रखनी है, हाइड्रोकार्बन। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है अब सिलेबस में, 2023 वाले सिलेबस में नहीं है। जी रयान आराम से आ जाता है इस पे। चलो, पेपर खत्म हो गया है, जा सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओ लेवल का पेपर करेंगे। अब आई होप आप लोगों ने रियलाइज कर लिया होगा कि IG और ओ लेवल के पेपर सिमिलर हैं, तो प्रैक्टिस आप दोनों करो। आपके पास 2022 से सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2023 में क्वेश्चंस का फैशन डिफरेंट है, तो अच्छा है
नंबर बैंक बढ़ जाएगा। सेकेंडली, मैं आपको कुछ ईयर्स एज अ होमवर्क बताऊंगा और साथ उनका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अटैच कर दूंगा। तो आप वो होमवर्क के पहले खुद पेपर करोगे, अगर फंस रहे हो कहीं पे तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से उसके सोल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट क्लास में जो हम पेपर करेंगे वो आपके पास स्केड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटीपी का पेपर करेंगे, ठीक है। रयान बेटा, जो स्केड्यूल शेयर किया है ना उसमें लिखा हुआ है कौन सा पेपर करना है। मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट, मुझे याद भी नहीं है। नेक्स्ट पेपर हम लोग सैटरडे को करेंगे। ओ लेवल का पेपर है जून 2023, पेपर 2 वेरिएंट 1, ठीक है। और फिर संडे को हम लोग एटीपी करेंगे दो, एक ओ लेवल का नवंबर 2023 पेपर 4 वेरिएंट 1 है, और आईजी का नवंबर 2023 पेपर 6 वेरिएंट 1 है। तो आप सबने जो है ना ओ लेवल वाले एटीपी की क्लास भी लेनी है, आईजी वाले की एटीपी की भी क्लास लेनी है, वो तो एग्जैक्टली सिमिलर होता है। चलो भाई, जा सकते हो। खुदा हाफिज। रयान बेटा, मैसेज करो, मैं भेज दूंगा, आपके ग्रुप पे भेजा हुआ है मैंने।